हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ साइंस। मैं नीतू आज आपको क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। मतलब जो भी क्रॉप उगाते टाइम जो भी स्टेप्स हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हम उन स्टेप्स के बारे में वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एग्रीकल्चर, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो क्रॉप होती क्या है? सेम टाइप के प्लांट को जब हम एक ही जगह पे लार्ज स्केल में उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, यानी फसल बोलते हैं। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब प्लांट्स को सेम तरह के प्लांट्स को एक ही जगह पे लार्ज स्केल में उगाया जाता है तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप दो तरह की होती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ की जो क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, और रेनी सीजन इंडिया में कब होता है? जून से सितंबर के बीच में होता है। अब कौन सी है जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं? पैडी यानी राइस, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारी कौन सी है? खरीफ की क्रॉप है। रबी क्रॉप कौन सी है? जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। विंटर सीजन कब होता है? सर्दियाँ कब से होती हैं? अक्टूबर से मार्च तक। अब इसमें कौन सी है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अभी जो टाइम चल रहा है वो अप्रैल का टाइम है, यानी अभी किसकी कटाई हुई है? वीट की और मस्टर्ड की, ठीक है। तो आई होप खरीफ और रबी के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। खरीफ और रबी के जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे आपको लर्न करने हैं। इन ये ऑप्शन में वन बाय वन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हम खेती करते टाइम कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सोइंग यानी बिजाई करेंगे, फिर मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर वीड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे फसल को, उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे और फिर हम स्टोरेज भी करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब देखो मिट्टी को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जुताई करके हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल। यानी मिट्टी को जब हम लूज़ करते हैं उसके बीच में जो पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अच्छी तरह से खुल जाते हैं, तो उसको हम प्लफिंग बोलते हैं, यानी जुताई बोलते हैं। इनको हम दो टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। पुराने टाइम में जब हम करते थे तो जो हल होता था उसकी हेल्प से करते थे, जो ओक्स होता था यानी जो बैल होता था उसके ऊपर रख के तब हम इसकी जुताई करते थे। अब फिर ये एक हो इंस्ट्रूमेंट आया, ये क्या करता है? एक हैंडल होता है, ग्रिप होता है, और ये क्या करता है? बैंड प्लेट की हेल्प से जुताई करने में हेल्प करता है। लेकिन ये दोनों ही टूल आज के टाइम में यूज़ नहीं होते। आज के टाइम में कौन सा टूल यूज होता है? ट्रैक्टर के साथ जो कल्टीवेटर लगा होता है। ये क्या करता है? मिट्टी की जुताई करने में हेल्प करता है, और मॉडर्न टाइम में यही टूल आपके लिए यूज़फुल है। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड की ओर, सोइंग। सोइंग मतलब बिजाई। बिजाई किस चीज़ की करेंगे? सीड की करेंगे। अब सीड को भी तो अच्छा होना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे? हम मिक्स सीड ले लेंगे, चाहे अच्छे हो चाहे ख़राब हो। हमें नहीं पता कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा ख़राब है, तो हम क्या करेंगे? उसको पानी में डाल देंगे। जो भी डैमेज सीड होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊपर फ्लोट कर जाएंगे पानी में, और जो गुड सीड होंगे वो क्या हो जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। तो इस तरह से हम सीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बीज ही अच्छा नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, तो हमें गुड क्वालिटी के सीड्स को उगाना है। उसके बाद बीजों को उगाने का मेथड क्या है? पुराने टाइम में जब हम यूज़ करते थे एक फ़नल लेते थे, देखो जिस तरह से ये फ़नल यूज़ हो रही है, पहले हम एक फ़नल लेते थे, इसमें बीज डालते थे और इस पाइप के थ्रू मिट्टी के अंदर ये बीजों की जुताई हो जाती थी। लेकिन इसका क्या होता था? इसको हम यूज़ करते थे जब, तो बीजों की जो डिस्टेंस है वो रेगुलर सेम डिस्टेंस पे नहीं होती थी। तो इसीलिए आज के टाइम में जो यूज़ होती है मशीन, सीड ड्रिल यूज़ होती है, ये क्या करती है?
बीजों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी सेम रखता है, और इसके अलावा ये क्या करता है, सीड ड्रिल उसको एक रेगुलर इंटरवल की गहराई पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे एक प्रॉपर तरीके से जो गहराई होती है बीजों की उसको भी रखने में हेल्प करता है। तो सीड ड्रिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सोइंग करने में। ठीक है, आज के टाइम में सीड ड्रिल ही यूज होती है। अब उसके बाद बिजाई का हमें पता चल गया, अब हम पढ़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। देखो, हमने बिजाई तो कर दी, लेकिन अगर हम अपनी क्रॉप अच्छी चाहिए तो हमें उसके लिए मैन्योर या फर्टिलाइज़र यूज करने होंगे। मैन्योर क्या होता है, नेचुरली जो काऊ डंग होता है, और उसके अलावा कोई भी गले सड़े पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, और उसके अलावा जो अर्थवॉर्म होता है यानी केचुए उस जगह पे ग्रो कर जाते हैं। अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, वो उस जगह पे ग्रो कर जाते हैं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं। जब 3 से 4 महीने इन चीज़ों को हो जाता है तो ये मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको खेतों में डाल देते हैं। ये मैन्योर बहुत ही अच्छा और अच्छा साधन माना जाता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। और फर्टिलाइज़र दूसरी तरफ क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि न्यूट्रिशन मिट्टी को मिलता रहे। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है, फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है और मैन्योर को नेचुरली बनाया जाता है। मैन्योर तो महंगा भी नहीं होता, जबकि फैक्ट्रीज़ में जो मिलता है ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। जब हम दूसरी तरफ जब भी हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइज़र को डालते टाइम हमें मुंह पे कपड़ा कवर करना पड़ता है, हैंड्स को कवर करना पड़ता है, ताकि ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट ना करे। अब आपकी बुक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है फर्टिलाइज़र और मैन्योर का, और ये 3 नंबर में हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है। मैंने अभी अभी बताया कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये मैन मेड होते हैं, यानी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर जो होता है ये किससे बनता है, काऊ के डंग से बनता है और प्लांट के वेस्टेज से बनता है। इसको हम खेतों में तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र मिट्टी को हुमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर जो होता है ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा हुमस देता है। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, जबकि मैन्योर में कम होते हैं। लेकिन मैन्योर थोड़ा लेट असर करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जबकि फर्टिलाइज़र हमारे हेल्थ के लिए जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी हेल्थ के लिए भी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो हमें मैन्योर ही यूज़ करना चाहिए। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता फर्टिलाइज़र, इसलिए हमें इसे कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमने खाद तो डाल दिया, अब उसके बाद हमें पानी भी डालना होता है। तो जब हम फसल को रेगुलर सप्लाई देते हैं पानी की, और एक रेगुलर इंटरवल पे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जिस हिसाब से फसल को ज़रूरत होती है, तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन के बहुत सारे साधन होते हैं, नदियों से, नहरों से, बारिश से, तालाब से, हैंडपम्प से या कुएँ से, कैसे भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं। पुराने टाइम में जब हम इरिगेशन करते थे तो कुओं से ही करते थे। कुओं में एक पुली सिस्टम होता था, वो क्या करता था, पुली से बाल्टी से खींचते थे और बाल्टी के साथ ही हम पूरे खेत में उसकी सिंचाई करते थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेबर का काम होता था, तो इसीलिए फिर हमने बैल को यूज़ किया। बैल क्या करता था, बैल जैसे जैसे चारों तरफ घूमता था तो एक तरफ से बाल्टी पानी से, कुएं से बाल्टी निकलती थी और वो क्या करती थी, हमारे पानी के खेत में सिंचाई करती थी। लेकिन ये ज़्यादा लेबर का काम होता था, इसीलिए आज के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ड्रिप सिस्टम होता है, यानी पाइप दबे हुए होते हैं, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, रूट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं। एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है कि पाइप के थ्रू एक स्प्रिंकल लगा होता है पाइप के अंदर, और वो क्या करता है, उनको पानी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी नहर होती थी, वो क्या करती थी, साइड में हम पानी का रास्ता छोड़ देते थे और वो जाके फसलों को मिट्टी में नमी बनाए रखता था। ठीक है, अब उसके बाद हमने पानी तो दे दिया, अब हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे फसलों की वीड से। वीड्स मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट जो हमारे फसल में उग जाते हैं जब भी हम उसमें ज़्यादा पानी दे दिया हमने। पानी देने के बाद क्या होता है, फसलों के साथ ऐसे प्लांट उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। वो क्या करते हैं, सारे फसलों का न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, तो इसीलिए उनको हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, कल्चरल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, 4 मेथड इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले केमिकल मेथड में हम वीडीसाइड अप्लाई करते थे। वीडीसाइड मतलब केमिकल ऐसे वीडीसाइड होते थे जो वीड्स को मारने में हेल्प करते थे। ये वीडीसाइड ये होते थे कि ये फसल को नुकसान नहीं करते थे, सिर्फ वीड्स को ही जाके ख़त्म कर देते थे। ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता था, हम कोई भी टूल लेके, एग्रीकल्चर टूल कुछ भी लेके, जैसे खुरपी होती है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को लेके खुद ही क्या करते थे, वीड्स को हटा देते थे। बायोलॉजिकल मेथड ऐसे इंसेक्ट होते थे जो क्या करते थे, वीड्स को खा जाते थे, क्रॉप को नहीं खाते थे। तो इस तरह से हम वीड्स की प्रोटेक्शन, वीड्स से फसलों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्रॉप की कटिंग करते हैं मैन्यूरिंग के बाद, यानी फसल तो हमारी तैयार हो गई है पक के, अब हमें उसकी कटाई करनी है, यानी हार्वेस्टिंग करनी है। तो हार्वेस्टिंग हम या तो कंबाइन की हेल्प से करते हैं। कंबाइन में डायरेक्टली क्या करते हैं, ये सारे खेत को की कटाई कर देती है बहुत ही कम टाइम में, और उसके बाद जो भी कटाई करने के बाद ये भूसे को ग्रेन से अलग करने में कौन सी मशीन हेल्प करेगी, विनोइंग मशीन, ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद हम करते हैं स्टोरेज। हमने गेहूं तो निकाल ली, अब उनका स्टोरेज कैसे करेंगे, स्टोरेज करेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। एक तो नमी नहीं होनी चाहिए और हमारी जो फसल है वो पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए, और जहाँ पर किसी भी तरह का पेस्ट ना हो। पेस्ट मतलब कोई भी रैट ना हो या कोई भी ऐसे इंसेक्ट ना हो जो फसलों को खा जाए, तो उनसे हमें बचा के फसल को रखना, यानी पेस्टिसाइड उस जगह पे हमें अप्लाई करने होंगे, वरना क्या हो जाएगी, हमारी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ड्रेन यानी सुखा के अपनी क्रॉप को, और फिर उसको इस तरह के बोरे में या फिर स्टील के कंटेनर में भर के उसको स्टोर किया जाता है। वहाँ पे उनको नमी भी नहीं होती और किसी तरह से पेस्ट भी एंटर नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम अपनी फसल की स्टोरेज कर सकते हैं। तो हमने अपने चैप्टर में जो जो पढ़ा, ये आपको एक बार रिव्यू दे देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने सबसे पहले क्रॉप के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप की 2 टाइप की क्रॉप पढ़ी। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के सारे स्टेप्स को हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, सेकंड में बिजाई कैसे करेंगे, थर्ड में मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड कैसे करेंगे, फोर्थ में इरिगेशन कैसे होगी यानी सिंचाई कैसे होगी, और फिर वीड से फसलों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे यानी बचाएंगे कैसे, उसके बाद हार्वेस्टिंग कैसे होगी, और फिर हम स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने इन सभी इंस्ट्रूमेंट को, टूल्स को हमने पढ़ लिया है, कवर कर लिया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। आई होप आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। सेम टाइप के प्लांट लार्ज स्केल पे जब कल्टीवेट किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। सेकंड, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सोइल। तो पहला स्टेप कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। थर्ड, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे वाटर के टॉप पे। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, क्रॉप को उगाने के लिए सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर इसेंशियल। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट एंड वाटर सोइल से। ओके। नेक्स्ट मैच करते हैं। खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है, यानी पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप कौन सी होती है, व्हीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जो काऊ डंग, एनिमल एक्सक्रीटा, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से बनता है। नेक्स्ट, अब जो भी हमने पढ़े हैं स्टेप्स उसको हम 1 बाय 1 अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लफिंग द फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था सोइंग। उसके बाद हमने पढ़ा था इरिगेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था मैन्योरिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था हार्वेस्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो इस तरह से सारे स्टेप्स हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।
पेज बहुत